अब आपसे ये पूछा है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी है। बेटा आपसे पूछा जाए कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलोगे कि मैं ना खाना खाता हूँ तो मुझे 100 कैलोरी एनर्जी मिलती है और उससे ना मैं 80 कैलोरी वर्क कर सकता हूँ, है ना। 80 कैलोरी तक के एनर्जी से वर्क कर सकता हूँ और उसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, फिर और वर्क नहीं होता मुझसे। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो 80% है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड, बेटा याद रखना, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है, मतलब उस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब। तो ये वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, दिस इज द एफिशिएंसी। बेटा ये साइन है ना, ये देखो ये एन जैसा है लेकिन इसकी एक टांग लंबी है, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा, ठीक है। तो ये होता है एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, डन। क्या आपको ये बात समझ आई? एक एग्जांपल करते हैं, जरूर समझ आएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे। मेरे पास एक टीवी कर्व है पी, यहाँ पर 10⁵ पास्कल का मल्टीपल है। ठीक है, ये प्रेशर आ गया यहाँ पर। तो इस वाले पर आप ले लेते हैं वी। वी जो है बेटा ये वॉल्यूम आपको दे रखा है और ये मीटर क्यूब में दे रखा है, लेट से। तो यहाँ पर 0.2 मीटर क्यूब से 0.8 मीटर क्यूब के बीच में हमने एक साइकिल बनाया। ठीक है, वो साइकिल कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, तो ये ए से बी पर चलता है और बी से फिर सी और सी से ए, तो ये एक साइकिल बन गया है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोल रखा है कि ये 2 पास्कल था, ऐसा। ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, साइक्लिक प्रोसेस। तो बेटा आपको ये देखना है कि हीट कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, या यदि आपको जरूरत पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स आप ले सकते हो, टेम्परेचर वगैरह आप ले सकते हो, वो तो आप डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी। और ये किस टाइप की गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस ले लेना, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए है। या बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ आपको दे रखा है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ऊपर हमने लिखा है, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो अब इसमें आपको वर्क डन फाइंड करना आता है ना। अब हीट कहाँ से कहाँ तक एब्जॉर्ब हो रही है वो भी आपको चेक करना है। ठीक है, काम करें बेटा, अभी तक आपने बना लिया क्या? बना लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, आप करो अपने हिसाब से करो। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। हाँ, ये वाला मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। बेटा ए से बी किस टाइप की प्रोसेस है? आइसो व्हाट टाइप और ऑफ एक चलो वर्क डन। हाँ जी, ऐसा पहले और एक अपन वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। ऐसा हो रहा है। हाँ जी, वन आइसोक्रोनस। फास्ट प्रोसेस वर्क जीरो। या तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क इन द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, इस पूरी प्रोसेस में जो वर्क, सॉरी ए बी सी ए, इस कंप्लीट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो होता है एरिया अंडर द कर्व। और ये किस टाइप का है? क्लॉकवाइज साइकिल है, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 0.6 के बराबर हो गया बेस, और हाइट कितनी हो गई? तो 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा? 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ जूल्स। ये तो हमें मिल गया वर्क, टोटल वर्क ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस। यस, किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए हीट एब्जॉर्ब्ड। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो हीट कौन से में, कौन सी प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो रही है? हीट कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है? तो सबसे पहले ए बी प्रोसेस को अपन ऑब्जर्व करते हैं ना, ए से बी वाली प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्क डन इन ए बी इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। लेकिन ए से बी तक क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है।
यस बेटा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ प्रोसेस ए बी को यदि ऑब्जर्व किया जाए तो प्रोसेस ए बी में वर्क डन इन ए बी 0 है। लेकिन हम यदि बात करें कि उसकी इंटरनल एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस बेटा, ओके। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा तो भी कुछ ले लेंगे यहाँ पर, है ना। हाँ जी, तो इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम, बोलिए दोस्तों। प्रेशर यहां से यहां पहुंच गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब वही होता है NR T2 माइनस T1, है ना। NR डेल्टा टी, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, NR डेल्टा टी को अपन लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं F/2 इंटू, यहाँ पर देखो, ये 1 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट और ये 3 वाला पॉइंट, ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए, P2V2 वहां पर प्रेशर कितना है, 4 × 10⁵ ठीक है। और यहाँ पर कितना है, वॉल्यूम 0.2 माइनस 2 × 10⁵ मतलब वॉल्यूम तो सेम ही है। हाँ, अब F की वैल्यू कितनी डालोगे बेटा, F की वैल्यू कितनी डालोगे, ये दोस्तों F की वैल्यू 3 डालोगे। मोनोएटॉमिक गैस लिखा है मैंने ऊपर, है ना, मोनोएटॉमिक गैस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, उसके लिए टाइम नहीं रहता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये तो हो गया हीट पॉइंट एब्जॉर्ब टू ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को, हाँ जी पॉइंट बच्चों, टू को कॉमन ले सकते हैं ना। हाँ जी बेटा वही करेंगे, 0.2 को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 × 3 × Sir, 2 यानी कि 6 × 10⁻², यस बेटा बोलिए। instead of यस, doing F/2 NR delta T, can we do F/2 delta PV? हाँ बेटा, डेल्टा पी इंटू वी, Because then ऐसा we लिख don't have to सकते find हैं the एक्चुअली temperature. में। बेटा वही किया मैंने, F/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1, ठीक है Okay, ना। sir. ऐसा ही किया है मैंने, देखो ये वही तो किया है मैंने, मुझे टेम्परेचर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, है ना। आप जो बोल रहे हो वही किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो ये आ सेम जाएगा आ रहा 6 × 10⁻²। यस बेटा, क्या बोल रहे हो। है, सेम आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हुई हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी, ओके। अब बेटा बी से सी वाली प्रोसेस की बात करें तो बी से सी प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो प्रोसेस बीसी की बात करें, यस बेटा। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, बी से सी वर्क डन कितना है, वर्क डन तो नेगेटिव आ रहा है, यस और नो, एग्री बच्चों, क्या आप इस चीज को एग्री करते हो। No, sir, work can't be negative, right? Because the volume is increasing. ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने सीए प्रोसेस के लिए बोल दिया वर्क इज नेगेटिव। अब वी आर टॉकिंग अबाउट बीसी प्रोसेस ना। बीसी में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी इज पॉजिटिव। कितना आएगा, 1/2 इंटू, क्या करोगे, या तो पहले ट्राइंगल को और उसके बाद दिस स्क्वायर, नीचे क्या हो रहा है, ये सॉरी ये नीचे है एक रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया ऐड कर लो, या फिर आप डायरेक्टली ट्रापेजियम भी यूज कर सकते हो, है ना। यस बच्चों, कोई दिक्कत है। No. तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो कितना हो गया, 4 + 2 6, है ना। तो 4 + 2 इंटू 10⁵ इंटू डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, वो कितना है, 0.6, क्लियर। तो इससे आपको मिल गया वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी। बीसी प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। अब आपको चाहिए कि यहाँ पर कितना कितना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, है ना। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे फाइंड करोगे बेटा,
उसका तो फॉर्मूला एक ही है, F/2 NR डेल्टा टी। बेटा ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है ना, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, आपको Sir, थोड़ा I have a इजी doubt. पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ बेटा बोलिए। How did you get 4+2 in work of BC? बेटा दिस इज बीसी का वर्क कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से ये बी से सी P2V. प्रोसेस है तो पूरा यहाँ से नीचे तक और पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? मैंने मैंने क्या कर दिया बेटा, इस पूरे, आप चाहो तो पहले ट्राइंगल का ले लो और फिर रेक्टेंगल का ले लो, आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है? करके देख लो। ओके, 1.8 इंटू 10⁵ आप Okay, sir. करके देखो बेटा, ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके देख लो, ठीक Okay, है? sir. Understood. हाँ, तो मैंने तो ट्रेपेजियम का डायरेक्टली एरिया लिखा है, इससे मुझे मिल गया बेटा, वर्क डन मिल गया मुझे। और मुझे चाहिए कि इस प्रोसेस बीसी में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। बेटा इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे फाइंड करूंगा? एन आर, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी, है ना? तो बेटा अपन एनआरटीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, पीवी के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 10, या यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 एन। एन आपके पास है ही, एनआरटीसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10⁻, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो ना यार, P3V3 माइनस P2V2। किसी को कोई प्रॉब्लम इससे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सर TC इज टेम्परेचर एट सी ना? हाँ यस बेटा, अच्छा ओके। P3, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, समझ पा रहे हो ना? या इनको ऐसे लिख सकते हैं, PB VB PA VA, इसको 3 की जगह अपन C लिख लेते हैं, तो PCVC, और यहाँ पर PBVB, या इससे आपको आसानी होगी, है ना? चलिए बेटा, तो 3/2, और ये आपके सामने है, सारी चीजें आपको आपको पता है, तो 2 × 10⁵ पास्कल, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 0.8 है, माइनस यहाँ पर जो था 4 × 10⁵ पास्कल था, और यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो कितना था, 0.2 था। दैट्स इट। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए, ये 8 × 2 16 होता है, और ये 4 × 2 8 होता है, यानी कि 3/2 इंटू यहाँ पर कितना आएगा, 0.8 इंटू 10⁵, यानी 8 × 10⁴ बोल सकते हो आप, है ना? तो ये आपको मिल रहा है 12 × 10⁴ जूल। और यूवी पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलिए बेटा। फाइनल माइनस इनिशियल किया है तो ये आंसर पॉजिटिव ही आया, तो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? ओके, क्या आप इस बात को समझ पाए? या आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है, यदि होती तो अपन कर सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी। यस, तो 12 × 10⁴ जूल ये आ गया अपने को प्रोसेस बीसी में। ये डेल्टा यू और वर्क दोनों ही मिल गए, तो बेटा आपको वर्क भी मिला और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मिली, तो इसका मतलब हीट क्या हो रही है, दोनों ही पॉजिटिव आए, इसका मतलब एब्जॉर्ब हुई है हीट, क्या हुई है, एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो बेटा 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल ऊपर आया था, और यहाँ पर इसको 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको 3 इंटू 10⁵ पास्कल मिल जाएगा, या फिर 30 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो, है ना? Sir, Joule, right? यस, Not Pascal. नो 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 नो, सॉरी सॉरी, जूल जूल जूल, मैंने लिखा जूल, ये मुंह से पास्कल बोल दिया है ना, या बेटा जूल नॉट पास्कल, इट इज जूल। नाउ एवरीथिंग फाइन, प्रोसेस बीसी भी हो गई। अब प्रोसेस सी ए, ठीक है? बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, आपको इतना लेंथी नहीं मिलेगा, आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना? बेटा सी से ए प्रोसेस में क्या हो रहा है, सी से ए प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब नेगेटिव ही आने वाला है। यस, सबसे पहले वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस सी ए, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि सी ए प्रोसेस में जो वर्क होगा, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। बेटा आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसके लिए तो हमें डायरेक्टली पता है क्या, एन सी पी डेल्टा टी, है ना? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनसीपी डेल्टा टी को आप ऐसे लिख सकते हो,
F/2 +1 R और यहाँ N डेल्टा टी। यस बेटा, एग्री? अरे Cp की वैल्यू F/2 +1 R होती है ना, तो ये तो बेटा NR डेल्टा टी की वैल्यू तो 1 तो ये डाल दिया, और NR डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है? ए वाला फाइनल है, और इनिशियल कौन है? सी वाला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो PA VA माइनस PC VC। क्या आप इस बात को समझ पाए? हाँ जी बेटा। So how you would 3 in BC वाला delta Q? क्या क्या क्या? तो उसका 1.8 जूल आ रहा था ना बेटा ये वर्क डन। नहीं, एक मिनट, मैंने दोनों का ऐड करके एक मिनट रुको, वेट। हाँ ठीक है ना, करेक्ट है। देखो ये रहा, ये 1.8 जूल वर्क डन हुआ, और ये 1.2 है ना, तो 1.8 इंटू 10⁵ प्लस 1.2 इंटू 10⁵, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 3 तो आएगा। यस और नो? यस सर, हेलो। वो यस सर, मैंने लिखा नहीं था। ओके बेटा, इतना समझ में आया। अभी यहाँ पर माइनस ऑफ, अब इसका प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो यहाँ पर सेम ही है, कितना है? 2 इंटू 10⁵ पास्कल। और यदि मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ तो ये 0.8 था, ठीक है। तो वे हम कह सकते हैं कि 5 इंटू ये आ जाएगा 0.6, और वो भी नेगेटिव वाला, तो माइनस का 0.6 इंटू 10⁵ ओके। ये कितना आ रहा है? -3 इंटू 10⁵ बेटा ये क्या आ रहा है? वर्क डन इन प्रोसेस। ये एक मिनट, ये वर्क डन नहीं है, ये टोटल क्यू है। हाँ जी, अभी ठीक है। यस बेटा, हमने एन सीपी डेल्टा टी लिखा है, तो ये क्या होता है? डेल्टा क्यू। फॉर्मूला यही था ना, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबारिक प्रोसेस, दोनों का सम करते थे तो हमें F/2 + 1 R NR डेल्टा टी ऐसा मिलता था, यानी कि एनसीपी डेल्टा टी मिलता था। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ पर तो हीट, ये क्यू क्यू नेगेटिव आया, तो ये क्या हुई? दिस हीट इज हीट रिलीज। ये क्या है बेटा? हीट रिलीज, ठीक है, ये रिलीज हीट है। ओके, यहाँ पर ये देखो, ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब एब्जॉर्ब्ड, और इस वाले में देखो ये पॉजिटिव आ रही है मतलब एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ऐसे में आप बोलोगे कि एफिशिएंसी इज वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल ए बी सी, ए डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड कौन सा है? हीट एब्जॉर्ब्ड का मतलब हो गया, एक तो प्रोसेस ए बी में और फिर प्रोसेस बी सी में, इन दोनों में एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद रिलीज होती है, ठीक है। यस, तो टोटल वर्क डन अपना आया था कितना? सबसे ऊपर चलते हैं, वही फाइंड किया था, 6 इंटू 10⁴, 6 इंटू 10⁴। उसके बाद ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई, एक तो 3 इंटू 10⁵ जूल हुई। या तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए बेटा, बीसी में कितना हुआ था? बीसी में 3 इंटू 10⁵, और उससे ऊपर वाली प्रोसेस में 6 इंटू 10⁴, ठीक है। इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, तो 4 जूल प्लस यहाँ पर 3 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर? यदि प्रॉपरली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 6, और यहाँ पर यदि इसको लिखो 30 प्लस 6 इज 36 इंटू 10⁴, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो 1/6 इज द एफिशिएंसी। यदि इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो इंटू 100%। ओके, तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 1/6 इंटू 100%। ओके, क्या आप इस चीज को समझ पाए? थोड़ा सा लेंथी हो गया, कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे दिया, आपको एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आएगा, नॉट लेंथी। ओके, Sir, can you zoom it out, the sum? तो आप समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? Yes. मैंने पूरे साइकिल का वर्क निकाल लिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या कर लिया? जितनी भी प्रोसेसेस थी, वन बाय वन सारी प्रोसेसेस में हीट निकाली। तो जो जो भी हीट पॉजिटिव आ रही थी वो तो एब्जॉर्ब्ड है,
और जो नेगेटिव आ रही है वो रिलीज है। तो रिलीज वाले से अपने को कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ एब्जॉर्ब को देखना है। तो ए बी प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई एंड बी सी में भी एब्जॉर्ब हुई। तो वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड। ये आ गई अपनी एफिशिएंसी। और यदि आंसर परसेंटेज में दिया है तो बेटा 100% से मल्टीप्लाई कर लेना है इस आंसर को। बेटा हर्षिल, एबी प्रोसेस में क्या हुआ था? एबी प्रोसेस एक आइसोकोरिक प्रोसेस थी। तो देखो इसमें वर्क डन तो मैंने 0 लिख लिया था, है ना। अब आपने को पता चल गया वर्क डन 0 है, तो हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने लिख लिया F/2 NR डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी को हम NR T2 माइनस NR T1 भी तो लिख सकते हैं। और NR T2 को P2V2 और NR T1 को P1V1, मतलब F/2 PbVb माइनस PaVa लिख दिया। वैल्यू रखी, आंसर आया। ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं? Please नहीं। show lower part. हाँ, यस बेटा, ये रहा लोअर पार्ट। ठीक है बेटा, हीट इंजन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, मतलब कैलोरीमेट्री के बाद करेंगे। सर कैलोरीमेट्री इसी चैप्टर में। जैसे केटीजी था वैसे ही कैलोरीमेट्री भी है। ठीक है, और उसके बाद हीट ट्रांसफर आएगा, थर्मल एक्सपेंशन भी आएगा, तो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले कैलोरीमेट्री करते हैं, फिर उसके बाद हीट इंजन देखेंगे। ठीक है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ओके बेटा, नोटेड ऑल ऑफ यू? डन सर। ओके डन। चलिए बच्चों, तो ये सब जो कुछ भी हमने लिखा है बेटा, देखिए इसमें क्या हो गया, इस एक तरह से आपको बहुत सारा मतलब इसके पार्ट्स हो गए ना, तो इससे आप नॉर्मली जो भी प्रोसेसेस होती है, छोटे छोटे प्रोसेसेस, वो सॉल्व करना सीख जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ठीक है ना बेटा। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों को हर एक प्रोसेस में हीट फाइंड करनी थी और पूरी प्रोसेस का वर्क डन फाइंड करना था। ये देखो, तो जो भी हीट पॉजिटिव आती है उसको हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं, नेगेटिव वाले को स्किप कर देते हैं। नेगेटिव वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिलीज हुई है, वो एब्जॉर्ब नहीं हुई है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, इसीलिए। ओके दोस्तों, तो ये सब तो हो गया अपना कैलोरी, सॉरी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक की सारी प्रोसेसेस हमने यहाँ पर देख ली। अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, या आप चाहते हो कि कुछ और क्वेश्चन करने हैं? सर क्वेश्चन कर दीजिए। एक तो क्वेश्चन और करें, चलिए ठीक है। तो बेटा अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यस बेटा, इसके क्वेश्चन क्या है कि थोड़े से लेंथी से होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बस उसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, मैं आपको दे ही देता हूँ क्वेश्चन, आप सबके सामने है बेटा। डाउट ग्रुप में आ जाओ। There are two vessels. Each of them contains one mole of monoatomic gas. Initially, volume of each gas ये दे रखा है आपको, ठीक है, और टेम्परेचर भी दे रखा है। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ईच वेसल, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे दी। इन वन ऑफ द वेसल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल विदाउट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या हो गया, उसका वॉल्यूम डबल हो गया। whereas the volume of the gas is held constant in the second vessel, सेकंड वाली में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ी। ठीक है, the vessels are now connected to allow for mixing of gas। बेटा वो गैसेस मिक्स होती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, ये याद रखना, मतलब नई गैस नहीं बनाएगी, बस मिक्स होगी। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कंबाइंड गैस सिस्टम। ओके, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको। तो टू वेसल्स है ना, इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। को सारी चीजें पढ़ा रखी है, बस उसका एप्लीकेशन है। बेटा क्वेश्चन को हमेशा पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, पहले फर्स्ट वेसल के लिए करो, फिर सेकंड वेसल के लिए करो। अब क्या करना है, अब दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो बेटा वो मिक्स करने वाला क्वेश्चन तो हमने पहले किया ही था।
क्या बेटा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कुछ आया, मतलब कुछ क्लिक कर रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? यस बच्चों, कुछ मन में आया कि क्या करना चाहिए? क्या मैं इसे सॉल्व करूं और यू आर गेटिंग? Sir, हाँ बेटा बोलिए। so they're saying like जो vessel था, in one of the vessel volume of gas is doubled. So like how is that possible? Vessel तो closed है ना? बेटा हो सकता है कि उसमें पिस्टन लगा हो, ठीक है, Just ऐसा assume बोला है constant. बेटा। वो कैसे पॉसिबल है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना, वो कैसे पॉसिबल है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे हमें लेना देना है, ठीक है। तो देयर आर टू Okay, वेसल्स, sir. ये लेट्स से वेसल नंबर 1 हो गई और ये वेसल नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि ईच ऑफ देम कंटेन्स 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, दोनों में मोनोएटॉमिक है, मतलब एफ की वैल्यू इसमें भी 3 है, एफ की वैल्यू इसके लिए भी 3 है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ईच वेसल इज 8.3 into 10 raised to 3। तो बेटा इसका V1 का इनिशियल वॉल्यूम ये कितना है, 8.3 into 10 raised to 3 माइनस 3 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर जो बोला है बेटा वो कितना है, 300 केल्विन। ओके, अब क्या बोल रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, ये दोनों के लिए सेम है ना, ये दोनों के लिए सेम है, तो ये इसलिए मैंने इनिशियल लिख दिया है यहाँ पर। अब आपको बोल रहा है कि दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी, मतलब इसको भी हीट दी और इसको भी उतनी की उतनी सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देने पर क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड। एक वेसल का तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब इसका यदि इनिशियली वॉल्यूम V1 यदि V था, तो फाइनली जो हो गया V इनिशियल V था तो V फाइनल 2V हो गया, ओके। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। तो बेटा हम एक बात जानते हैं कि टेम्परेचर जो है इसका कांस्टेंट रखा गया, तो इसका मतलब जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू तो जीरो होता है, इसका मतलब डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। यस, क्या आपको आंसर मिल गया? एन की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू आपके पास है, एल एन टू, ये आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ हीट। यस बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? हेलो, नेक्स्ट वाले में देखिए, वेयर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हेल्ड कांस्टेंट इन द सेकंड वाला। बेटा सेकंड वाले में क्या रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब डेल्टा वी जीरो है, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी, और डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ दैट विल बी द चेंज इन इस इंटरनल एनर्जी, और इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यानी 3/2। यहाँ पर आप लिख सकते हो एन आर, और यहाँ पर आप डाल सकते हो डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी आप क्या लिख लोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, वो 300 केल्विन है ना। क्लियर बच्चों? अरे 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करें बेटा, देखो ये ये लेफ्ट वाली साइड है और ये राइट वाली साइड है, दोनों को हमें इक्वल अमाउंट ऑफ हीट है, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर Q1 इधर Q2, और क्वेश्चन में ही बोला था कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2, ठीक है। तो एन आर टी एल एन टू यहाँ लिख लीजिए, और इस तरफ क्या लिखोगे, 3/2 एन आर, और यहाँ पर आप लिखोगे टी फाइनल माइनस 300 केल्विन। दोनों तरफ आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस गैस सेकंड वाले का फाइनल टेम्परेचर मिलेगा। क्या आप इस बात को समझ पाए बच्चों? किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ जी बच्चों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? Sir, हाँ जी sir, T final of the first container आपने constant क्यों लिखा है? बेटा, क्वेश्चन में ही लिखा है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, उसके बाद यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड विदाउट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ ना। हाँ, yes sir, आर okay. यू गेटिंग? Yes, या yes. इसीलिए तो बेटा आपको ना इस सेकंड वाले कंटेनर का आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा यहाँ से, तो जस्ट आपको सॉल्व करना है और फाइनल टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल। अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट तो फिर हमारे पास एक ही तरह, बेटा वैसे आपको एक बात याद है,
ये ना इस t की वैल्यू 300 है, यानी कि इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो देखो 300 nr से nr कैंसिल कर लो, और यहाँ पर ln2 की वैल्यू बेटा 0.693 होती है, इसको याद रखना है आपको, है ना, 3/2, और यहाँ पर t फाइनल माइनस 300, ठीक है। या अब आप इसको दोनों तरफ से आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपको ये फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब क्या किया, दोनों कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और गैसेस को मिक्स होने दिया। तो बेटा गैसेस मिक्स होंगी तो आपको बोला है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने पहले किया था ना, कि टोटल इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, यस और नो। तो इंटरनल एनर्जी को कंजर्व कर लो, तो आप बोलोगे कि U1 प्लस U2 एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ओके, तो U को आप लिख सकते हो 3/2 nRT1 प्लस यहाँ पर क्या डालोगे 3/2 nR, और इसका फाइनल टेम्परेचर कितना था बेटा, यहाँ से जो कुछ भी आ रहा है तो वो TF जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यही फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर आएगा। ओके, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा, आप नंबर ऑफ मोल्स तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हो गए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और दोनों मोनोएटॉमिक ही है, तो 3/2 लिख लोगे यहाँ पर, और यहाँ पर N1 प्लस N2, यानी कि ये N की वैल्यू तो वैसे भी 1 मोल है ना, तो इधर N की वैल्यू 1 डालोगे, ये भी 1 डालोगे, लेकिन यहाँ पर 2 डालोगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब 2 है ना। तो ये आ गया, और यहाँ पर R लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, जो भी टेम्परेचर है, तो बेटा फुल एंड फाइनल टेम्परेचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओवर, क्या आप इस बात को समझ पाए? यस, बेसिकली T1 प्लस T2/2 बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, यस, गुड। बेटा यहाँ से आपको फाइनल टेम्परेचर मिल गया, और फाइनल टेम्परेचर मिल गया तो अब PV इक्वल्स टू nRT में डालकर आप फाइनल प्रेशर भी निकाल सकते हो, ठीक है, दैट्स ऑल, ओवर। ठीक है बच्चों, इस T1 की वैल्यू 300 है, T फाइनल की वैल्यू ये यहाँ से आएगी, और ये T की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी, ठीक है। सारा 3/2 हटा दो, यहाँ पर आ रहा है 300 प्लस, इसको सॉल्व करो कि TF की वैल्यू यहाँ से कुछ भी आ रही है, दैट विल इक्वल टू 2T, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। ओवर, फिनिश, खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। क्या था यहाँ पर साफ साफ दिया है आइसोथर्मल, और इस तरफ आइसोकोरिक, तो आइसोथर्मल और आइसोकोरिक, ठीक है, इससे अपने को ये डेटा मिल गया, और उसके बाद मिक्स कर दो, यानी कि इंटरनल एनर्जी को कंजर्व कर लो। Sir, यस बेटा। how did we realize that isothermal, the first one is isothermal? बेटा क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हुआ, जब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है इसका मतलब प्रोसेस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। Okay, sir. आर यू गेटिंग? या मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, यदि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। Yes, sir. हो गया, फिनिश, खत्म, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए इसके लिए, ठीक है ना, बाकी इतना लेंथी आपको नहीं आएगा, आपको इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। इजी तो क्या, पर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आएंगे, आप टाइम लिमिट में कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो इतना हमारे लिए काफी है। ओके दोस्तों, क्या हम कैलोरीमेट्री की तरफ बढ़ सकते हैं? So can you scroll up once? यस बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व, और आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यस, तो बेटा कैलोरीमेट्री आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, इट इज पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। जैसे हमने केटीजी लिखा था ना, उसी तरह से हम लोग अभी कैलोरीमेट्री पे लिखेंगे, बट क्या है कि कैलोरीमेट्री पूरी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो सकता है, ठीक है ना। इट इज पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली, बट स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। सर वो इंटरनल एनर्जी इसलिए ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि के एंड पी बेसिकली सिस्टम का ऐड कर दिया तो टोटल मिल गया।
हाँ बेटा, जब भी दो गैसेस को आप मिक्स कर रहे हो, दो कंटेनर्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आप टोटल इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है ना? अच्छा ओके, मतलब वही ऐड करके टोटल मिल जाएगा। यस। ओके, डन। Sir, I got the answer. ओके I put it in chat, sir. ओके, आपने फाइनल आंसर फाइंड कर लिया? या ओके बेटा, ठीक है। पूरा तो मैंने सॉल्व कर ही लिया था, बस कैलकुलेशन बाकी थी, ठीक है ना? चलिए, कैलोरीमेट्री पहले स्टार्ट कर देते हैं। आप मुझे डाउट सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। कैलोरीमेट्री, ठीक है बेटा। ये कैलोरीमेट्री जो है, ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एकदम सीधा साधा चैप्टर है। मतलब आप ये समझ लो कि इसके जस्ट फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो गया। फॉर्मूला नहीं याद है तो अटक जाओगे, और इसके फॉर्मूलाज भी बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है? तो आप सबको पता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? हीट किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। ओके, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या होता रहता है बेटा? हीट जो है वो ऑब्वियसली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करती है, या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में मूव करती रहती है ना? अब वो क्यों मूव करती है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो बेटा, हीट एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट वो एनर्जी किस तरह से फ्लो कर रही है? तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट बोल सकते हैं। ट्रांजिट मतलब मूव करती हुई एनर्जी, है ना? एक एक जगह रुकी हुई एनर्जी होती है, उसको तो हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यदि वही चीज फ्लो कर रही है तो वो हम बोलेंगे कि हीट है। आर यू गेटिंग? हीट हमेशा फ्लो करती हुई एनर्जी होती है। आर यू गेटिंग? यस, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतना लिखना काफी है अभी इस चैप्टर के लिए, तो चलेगा। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल। चलिए, अब बात करते हैं कि हीट जो है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा। जब जूल ने नहीं बताया था कि जो हीट है वो एनर्जी ही है और उसकी यूनिट भी जूल होनी चाहिए, ये नहीं पता था, तब क्या हुआ था? हम हीट के लिए कैलोरी यूज करते थे। क्या यूज करते थे बच्चों? कैलोरी। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर बोल सकते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है हीट, ठीक है बेटा। आप लोगों को पता है ना कि वाटर भी है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है ना? करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो वैसे ही हीट जो होती है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है? टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। क्लियर दोस्तों? समझ Sir, में आया? हाँ बेटा, बोलिए। sir, if two bodies have the same temperature, it does not mean they will have the same amount of heat, ना? Like एक बड़ा body है, एक छोटा body है, तो नहीं नहीं बेटा, उनकी हीट सेम नहीं होगी, ठीक है। एक और बात, हीट उसी को बोलते हैं जब एनर्जी फ्लो कर रही है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यदि एनर्जी फ्लो करके जा रही है तो उसको हीट बोलेंगे। किसी बॉडी का कोई टेम्परेचर है तो उसकी हीट नहीं बोली जाती बेटा, वो मीनिंगलेस है, ठीक है। हीट हमेशा फ्लो करती हुई एनर्जी को ही बोलेंगे। यदि एक बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है कुछ, तो उसकी एनर्जी को हीट नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ओके, ये याद रखना है। क्लियर? अच्छा ओके, या यस बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि the energy being transferred between two bodies or between two adjacent part of a body as a result of temperature difference is called heat. बेटा सीधी भाषा में बोलूं, अपनी लैंग्वेज में बोलूं, तो टू बॉडीज हैं जिनको आपस में टच किया या एक दूसरे के पास में रख दिया और उनका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या होगा?
हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो होगी, और ये जो फ्लो करती हुई एनर्जी है, ये जो ट्रांसफर हो रही एनर्जी है, इसी को हम हीट बोलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ हीट। यूनिट्स ऑफ हीट। बेटा सबसे पहले ना हीट के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलोरी यूनिट यूज किया जाता था। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, क्या होता है बेटा, सबको पता है ना, क्या होता है, जूल, है ना। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, कैपिटल जे इसका सिंबल है। ठीक है, अच्छा बेटा एसआई यूनिट इसका जूल है, तो एक और यूनिट इसके लिए यूज की जाती है, कैलोरी, है ना, कैलोरी। बेटा कैलोरी का और जूल का क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक और है अनदर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ठीक है, मतलब सबसे पहले ना लोग कैलोरी ही यूज करते थे, जूल तो बाद में पता चला लोगों को, पहले सब लोग कैलोरी ही यूज करते थे। ठीक है, ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन होता है सर वन थोड़ा ऊपर आ कैलोरी। सकते हो क्या? यस बेटा, हाँ जी बेटा, बिल्कुल बेटा, कैलोरी को शॉर्ट में CAL लिखते हैं, मतलब उसका सिंबल CAL है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। Thank you. हाँ, दिस इज द फर्स्ट, यहीं से स्टार्ट हुआ बेटा, कैलोरी मैट्री हेडिंग लिखी हुई है ना, स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, समझ में आया, कुछ समझने का था ही नहीं, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स है ना। अब यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वन कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में वन कैलोरी इज 4.186 जूल होती है। ठीक है, 4.186 जूल होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको नियरली इक्वल टू, अपने को क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए, उसके लिए 4.2 जूल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यदि 4.186 लिखा है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है तो आप 4.2 यूज कर सकते हो, ताकि आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, चलिए, अब कैलोरी एक्चुअल में होता क्या है ना, कैलोरी एक्चुअल में क्या होता है उस चीज को यहाँ पर डिफाइन किया है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज या टू इंक्रीज, वो एक ही बात है, टू रेज या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius। देखो एक स्पेसिफिक रेंज इन लोगों ने, देखो ये सिर्फ 1 डिग्री ही चेंज हो रहा है, लेकिन वो 1 डिग्री के लिए भी उन्होंने बोला है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं, तो एट 1 atm प्रेशर। Sir, at other temperatures like 13.5 to 14.5 ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बेटा ये 1 कैलोरी की डेफिनेशन है, ठीक है ना, हम कर तो सकते हैं, हम सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन 1 कैलोरी को इसी तरह से डिफाइन किया है। ठीक है ना, उन्होंने बोला 12 कैलोरी को डिफाइन कैसे करें, तो उन्होंने बोला कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करो। तो इतना अच्छा, टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करते हो, जितनी भी हीट चाहिए होती है वही 1 कैलोरी है। ठीक है, सर बाकी टेम्परेचर्स पे भी हीट सेम होगा ना? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्लाइटली चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ओके। या बेटा इसको ऐसे ही डिफाइन किया है साइंटिस्ट लोगों ने, तो अपने को ये फॉलो करना पड़ेगा ना, अपने पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना बेटा, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius
at 1 atm pressure is called 1 calorie. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना स्टेटमेंट है ना। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? Sir, how does pressure affect change in temperature? क्या बेटा? बेटा प्रेशर का और टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो होती है आपस में इंटरलिंक्ड होती है, इन सब का रिलेशन होता है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोल सकते हैं ना अपन। Yes, sir. तो अब तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। यदि आप प्रेशर चेंज कर लोगे या 2 एटीएम प्रेशर रख लोगे, ऐसे में आपकी यदि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर करते हो, चेंज करते हो, तो ऑब्वियसली डिफरेंट हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। ओके, गॉट इट। आपको पता है हम लोग मुंबई में आसानी से पोटैटोज या कोई भी सब्जी को बॉईल कर पाते हैं, लेकिन आप किसी बहुत ऊंचे हिल स्टेशन पे चले जाओ, लेह लद्दाख चले जाओ, तो वहां पर आप लोग आसानी से बॉईल नहीं कर पाओगे, आपको बहुत 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 देर तक हीट करना पड़ेगा, पता है। Say because यदि like या water. मुंबई में, हाँ, मुंबई में यदि आप पोटैटोज को 10 मिनट्स में बॉईल कर सकते हो, तो वहां पर हाइट पर जाने के बाद, जम्मू कश्मीर में जाने के बाद, आपको उसी चीज को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक भी हीट करना पड़ सकता है, ठीक है। 20 मिनट्स तक हीट करने पर ही वो बॉईल होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के साथ प्रेशर कम होता जाता है ना, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आगे खिसक जाता है, ठीक है। सर नहीं सर, जल्दी बॉयल हो जाएगा ना, वेपर प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर का, तो बेटा वाटर इसका, की। हेलो बेटा, आप नहीं, वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, आसानी से बॉयल नहीं हो पाता है। कि सोचना बैठ के कैसे, है ना, घर पे सोचना, ठीक है। चलिए, ये सब आपको समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज, है ना, कुछ वैल्यूज की बात करते हैं। तो बेटा 1 कैलोरी ये लिख लिया है अपन ने, कन्वर्ट तो आप कर ही लोगे या मुझे So करने की that's because जरूरत है? so हाँ so बेटा। that so we so that time difference is because of the pressure and temperature inversely proportional ratio, right? Since या the बेटा, pressure is inversely proportional to temperature, so higher the pressure, lower the temperature will be required. So higher temperature required means we need to take more time to attain the temperature. So it takes more time to boil those things in Jammu Kashmir विल region. डिस्कस, या बेटा विल डिस्कस इन लेटर, है ना। एक बार अपन इस चीज को नॉर्मली, ये जो बेसिक चीजें उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यदि मैं वो पहले डिस्कस करूंगा तो अपनी कुछ चीजें छूट जाएगी, इसलिए अपन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, विल डिस्कस, डोंट वरी। चलिए, सबसे पहले लिखिए बेटा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखिए बेटा। इसको हम लोग जनरली स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं सी भी लिखा हो सकता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जनरल इसका नोटेशन जो है वो स्मॉल एस रहता है, ठीक है। तो आपको बस वर्ड का ध्यान रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है बेटा? मेरे पास ना कोई एक मटेरियल है, और उसका मास जो है वो 1 ग्राम है, और मुझे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मुझे जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। Yes. यस। तो बेटा वही कैलोरी की डेफिनेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ओके, लिखे इसको, कोई दिक्कत? चलिए, तो लिखिए बेटा, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, द हीट required
to change the temperature, to change the temperature of unit mass of substance, unit mass of substance by 1 degree Celsius. ओके, नोट करो इसको. Sir, why doesn't pressure matter over here? या बेटा मतलब जो कुछ भी प्रेशर हो, है ना, तो वो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है. So we मतलब वो assume it's प्रेशर, 1 atm. हाँ, बट मतलब हम नॉर्मल सराउंडिंग का जो प्रेशर है उसी प्रेशर की ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में प्रेशर इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. Okay, So sir. like we are taking standard conditions, na? हाँ, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ले सकते हो, Okay. है ना. बेटा ये बेसिकली ना एक मटेरियल के लिए, एक सब्सटेंस या फिर मटेरियल के लिए डिफाइंड है ना. ये हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है. जैसे वाटर के लिए अलग होगा, आइस के लिए अलग होगा, स्टीम के लिए अलग होगा. इसी तरह से आप आयरन ले लो तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है. Sir, water का highest होता है ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. इन सबकी वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू जो मैं नोट कराऊंगा और आपको याद रखनी है, ठीक है. चलिए, तो हम आगे कंटिन्यू करें. बेटा तो इसने बोल दिया कि यार 1, यदि यूनिट मास है तो यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए. तो इसका मतलब हम बोल देंगे हेंस हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ m मास बाय डेल्टा थीटा या डेल्टा टी. क्या पसंद है आपको बेटा, डेल्टा टी चलेगा? बाय डेल्टा टी कैन बी गिवन एज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m s डेल्टा टी. एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है ना, वो सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करती है और चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. तो उसको जैसे ही हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट s मिलता है, और यही s जो है बेटा ये होता है स्पेसिफिक हीट. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला ही आपको मेनली याद रखना है, ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि देखो हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक Sir, T हीट is in Celsius ना here. बेटा चेंज इन टेम्परेचर को आप सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. Yes, yes. चेंज इन टेम्परेचर तो इक्वली होता है, मतलब चाहे आप केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में, डिफरेंस है ये. या बट ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो तो ऐसा यूनिट यूज करते वक्त आपको इसको केल्विन में लिखना पड़ेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है. ये आपको कैसे भी डिग्री सेल्सियस में भी गिवन हो सकता है. तो आपको ऑप्शंस देखने, ऑप्शंस में आंसर किस तरह से दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, ठीक है. चलिए, अब कुछ जनरल वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है. बेटा देखो, इसको स्पेसिफिक हीट भी लिखा हो सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिखा हो सकता है, ठीक है. हाँ बेटा बोलो. थोड़ा वापस तो कुछ ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रख. बेटा कहीं कुछ जगह पर ये सी भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक बात याद रखना, चाहे सी लिखा हो कोई फर्क होगा प्रॉपरली, वहां सिंबल से डायरेक्टली नहीं लिखेंगे. किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप उस वर्ड को देखना, सिंबल तो सी भी लिखा हो सकता है और एस भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बेटा डेल्टा टी की जगह डेल्टा थीटा भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना. तो ये चीजें आपको समझ में आई. अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है वो आपको याद रख, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज में लिख पा रहा हूँ आपको, ठीक है. बेटा टामक करके लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1, और यदि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बोलूंगा तो दैट इज 1/2, एंड यही जो होता है स्टीम के लिए भी होता है, तो स्टीम के लिए भी 1/2. ओके, इसको आप 1 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख लेते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो ये हमने सीजीएस में लिखा हुआ है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ पाए? और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, है ना, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि एस वाटर बाय 2 इज इक्वल्स टू एस आइस और एस स्टीम, इनमें ये रिलेशन होता है। ठीक है ना बच्चे, समझ पाए? ये वैल्यू Yes, sir. रेडीमेड है, याद रखनी है ना। गुड बेटा, ये रेडीमेड वैल्यूज आपको याद रखनी है, काम आएगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of copper block of mass 0.6 kg by, या from लिख लेते हैं, from 27 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके इसको 127 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। ठीक है, गिवन दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा आपको गिवन है, ये डेटा आपको गिवन है। इस बच्चों सॉल्व करो इसको, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी जल्दी बताओ। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है, Q इज टू एम एस डेल्टा टी, बट यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो गए काम से। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, तो m की वैल्यू है 0.6 kg, लेकिन s की वैल्यू देखो, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसका मतलब आप इसको 600 ग्राम लिख सकते हो, है ना। तो 600 ग्राम। ओके, s की वैल्यू 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन टेम्परेचर, बेटा 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना। फाइनल टेम्परेचर 127, उसमें से किसको माइनस करोगे, 27 को माइनस करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 5400 कैलोरी आंसर। आप इसको 5.4 किलो कैलोरी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, 5.4 किलो कैलोरी, किलो का मतलब 10⁻³ आंसर। समझ पाए? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ आया? ओके बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। चलिए आगे लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट लिखिए मोलर। हाँ बेटा, What is written that specific heat of water by 2 is equal to specific heat of ice is equal to specific heat of what? So that's all. हाँ ये बेटा आइस के लिए जितना होता है उतना ही स्टीम के लिए भी होता है, लेकिन वाटर के लिए जो होता है वो आइस और स्टीम का डबल होता है। ठीक है, No, sir, I was asking that what was written there. Yeah, just want to confirm it. हाँ was ये true. वाटर है ये। ओके बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सिंबल चेंज किया जा सकता है। या मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या होता है बेटा, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius। ठीक है, एट गिवन कंडीशंस। ठीक है, उसको इतना लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। या तो इसका मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। बेटा जो एम एस लिखते थे ना, एम एस डेल्टा टी, उसकी जगह मैंने क्या लिखा है अभी, एन सी डेल्टा टी। ठीक है,
यहाँ C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन N डेल्टा T, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये मोल के लिए डिफाइंड होती है, इसलिए इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, Sir, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। so this can be valid for solids and liquids also. हाँ बेटा, Okay. लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है तो जनरली गैस के लिए होता है, लेकिन ये Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी जो लिखा था ना ऊपर, ये सॉलिड लिक्विड सबके लिए वैलिड है। नहीं, C वाला बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, पर मोल्स की बात करें तो मोल्स हम जनरली गैस के लिए ही लिखते हैं ना। आपने कभी देखा है वाटर 4 मोल ऑफ, मतलब वाटर। सर मतलब पॉसिबल तो है ना, मतलब रॉन्ग तो नहीं होगा। हाँ लिखते, ठीक है। हाँ जी, नोट किया बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, ऊपर वाली की यूनिट तो हमने लिख ली थी ना, क्या थी यूनिट, ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है ना। चाहे तो इसको यहाँ अलग से इधर लिख सकते हो, ऊपर वाले के लिए ना, यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा बेटा, यदि मैं इसको जूल मतलब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। यस, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, तो यहाँ पर 4.2 जूल डालोगे। अब ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मतलब ग्राम है तो 10⁻³ केजी लिख सकते हो। डिग्री सेल्सियस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां से आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब हम लोग कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्ट कैसे करें। हाँ जी, इतना क्लियर है। यूनिट क्या लिखूं, तो ये आ जाएगा कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। ये ऐसा यूनिट आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जूल पर मोल पर केल्विन पूरा ऐसा यूनिट में ही लिख लिया, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिखते हैं, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी, ये मास इनटू स्मॉल एस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी जब भी मास और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई किया होता है दोनों को, उसको हम लोग उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ओनली हीट कैपेसिटी, ये सिर्फ एक टर्म है जो कभी कभी क्वेश्चन में लिखी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन, है ना। मतलब यार सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। बेटा देखो, हमेशा आपको ये वर्ड लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। मोलर हीट कैपेसिटी तो क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। जब बात करें हीट कैपेसिटी की, तो दैट इज जस्ट एम इंटू एस, ठीक है, एम इंटू एस, ये होती है हीट कैपेसिटी, ठीक है। इस टर्म को याद रखना, कि कई बार क्वेश्चन में आपको अकेला वर्ड हीट कैपेसिटी लिखा मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मास इनटू स्पेसिफिसिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ओवर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो लिखती है दैट इज वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। बेटा वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, इस चीज को समझना आप, है ना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखो, मेरे पास कोई बॉडी है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कॉपर आयरन कुछ भी हो सकता है, कोई भी बॉडी है मेरे पास, और इसका मास कुछ m है,
तो इसके में मास को मैं एम बी लिख लेता हूँ, एम बी मास ऑफ द बॉडी, एम बी। और यहाँ पर मेरे पास है वाटर, वाटर, और इसका कुछ मास है, उसको एम डब्ल्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को क्यू हीट देता हूं, ठीक है। इस बॉडी को मैंने क्या किया, तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने इस बॉडी को दी, तो मैंने वाटर को भी उतनी की उतनी सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दी, सेम अमाउंट, है ना। और उससे क्या होता है, उससे ना इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज होता है और इसका टेम्परेचर भी डेल्टा टी से इंक्रीज होता है। इसकी स्पेसिफिक हीट वैसे एस भी लिख सकते हो और इसकी स्पेसिफिक हीट एस डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मास अलग है, दोनों की स्पेसिफिक हीट अलग है, लेकिन जब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी तो दोनों का सेम टेम्परेचर चेंज हुआ। समझ में आया? तो ऐसे में जो भी वाटर की का जो मास होता है, वाटर का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? वाटर इक्विवेलेंट। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पास कुछ कोई बॉडी है और आपने बॉडी को ना 100 कैलोरी एनर्जी दी, ठीक है, 100 कैलोरी एनर्जी दी और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो अब आपको कितना वाटर लेना पड़ेगा जिसको आप 100 कैलोरी एनर्जी दो और उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो। तो ऐसे में जो भी रिक्वायर्ड वाटर का अमाउंट है, दैट वाटर का मास है, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ओके, मतलब ये बेसिकली एक तरह से वाटर के मास की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट किलोग्राम में आएगी। क्या आप इसको समझ पाए? ये That's like relative heat capacity, right? हाँ बेटा, एक तरह से मतलब ये बोल सकते हैं कि हम सिर्फ वाटर के अमाउंट से कंपेयर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अरे मैं बॉडी को 100 कैलोरी एनर्जी दूं तो इसकी 10 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर चेंज होता है। अब मैं उतनी ही हीट वाटर को दूं और उसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज the mass it is the mass of the water which is given the same amount of heat to raise या to change या to produce the same temperature change, to produce the same change in temperature temperature as the given material और बॉडी। ठीक है, समझ पाए? तो इसको हम लोग यदि यहाँ पर प्रॉपरली लिखें तो हम बोलेंगे कि डेल्टा क्यू गिवन टू द बॉडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू गिवन टू द वाटर। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, तो इससे क्या होगा, हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एम बॉडी, है ना, एस बॉडी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वाटर एस वाटर डेल्टा टी। मतलब देखो डेल्टा टी भी सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जो भी मास ऑफ वाटर होता है दैट इज द आंसर। तो एफ बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू द आंसर। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। ओके दोस्तों, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द heat capacity of the body divided by specific heat of water. Clear? Hence, water equivalent is equals to heat capacity of body divided by specific heat of water. That's it. तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है।
एनिया ऊपर लिख लिया है अपन ने, बट स्टिल So can you please show a little ऊपर? हाँ जी बेटा, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, आपको कहाँ काम आएगी, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि वाटर इक्विवेलेंट फॉर सच मटेरियल इज दिस, है तो ना। इसके ऊपर और वाला उसका लाइन एक, इससे भी ऊपर ये तो वो वाला, जो MS वाला लिखा था वो, हाँ ये, नहीं नहीं सर, जो MS लिखा है बस उतना, ये रहा ना बेटा MS। हाँ ये सर डन डन। सभी बच्चों लिख लो इसको। ठीक है, आगे बढ़े। Sir, one. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, मास ऑफ वाटर MW इज इक्वल टू MbSB अपॉन SW। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका। सर थोड़ा ऊपर नीचे ना डेफिनेशन। ऊपर मतलब यहाँ ये लिखना है। नहीं, वाटर इक्विवेलेंट का हाँ वो बेटा बोलो। डेफिनेशन। सर वो जो आपने C equals MS लिखा है, that C is of molar heat capacity वाला C या different अरे है? बेटा नहीं, वो सी हीट कैपेसिटी है ना बेटा, इन सबके सिंबल एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड पढ़ना है हमेशा। क्वेश्चन में लिखा होगा हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा हीट ओके। कैपेसिटी का मतलब M इंटू एस, वो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी अलग होता है, ठीक है ना। यस सर। आप ऐसे याद रख लो कि जो हीट कैपेसिटी है, ये वाला सी जो यूज कर रहे हो ना, इसको स्मॉल सी ले लो, छोटा वाला सी, ठीक है। और मोलर हीट कैपेसिटी वाला सी बड़ा वाला सी है, कैपिटल सी। ओके बच्चों, नोटेड, कुछ बाकी तो नहीं रहा। एक मिनट से बाकी है। It is the mass of the water which is given the same amount of heat to produce the same changes in temperature as the given material or body। मतलब उस बॉडी को जितनी हीट दी और उसमें जितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उतना ही वाटर का भी टेम्परेचर चेंज होना चाहिए सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर। तो जो भी रिक्वायर्ड मास ऑफ वाटर होगा, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, दैट्स इट। ठीक है। So can you show the formula water equivalent? बेटा ये रहा ना, स्क्रीन पर ही तो चल रहा है वाटर इक्विवेलेंट का तो फिर फॉर्मूला। आप जरा से ऊपर थी इसलिए बोला। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, इससे ऊपर ये डेफिनेशन है और ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्नर में लिखा हुआ है, दिस इज द मेन फॉर्मूला। हेलो, एनीथिंग मिसिंग? Yes sir, got sir. हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ओके बच्चों, ये सारी बेसिक चीज हो गई। अब कैलोरी मीटर क्या होता है ना, कैलोरी मीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसी के बेसिस पर ये सारी चीजें आई है। तो इससे पहले अपन कुछ और काम करते हैं। बेटा लिख लीजिए लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर, इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। या if two liquids are mixed with each other, then heat given by one liquid, अब लिक्विड जरूरी नहीं है, बॉडी भी हो सकता है, लिक्विड और बॉडी विल बी, या यहां पर लिखना चाहिए देन द अमाउंट ऑफ हीट, है ना, द अमाउंट of heat given by one body will be same as
as amount of heat, amount of heat taken by other या second liquid or body, ठीक है। तो एक बॉडी जितनी हीट दे रही है दूसरी वाली बॉडी उतनी एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, समझ में आया? तो हम यहां पर ले लेंगे दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ हीट या एनर्जी ड्यूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग बेटा देखो, रियल लाइफ में देखा जाए तो सराउंडिंग में कुछ हीट जाती है, लेकिन हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आया? तो बेटा आप ले लोगे एक ठंडा पानी और एक ले लोगे गर्म पानी, दोनों को मिक्स कर लोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज हैविंग टेम्परेचर T1 और ये हो जाएगा वाटर। यहां पर आप ले लो ऑयल और इसका टेम्परेचर T2, इसकी स्पेसिफिक हीट एस वाटर, इसकी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो एस ऑयल होगी। ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो दोनों को मिक्स करने पर यहाँ पर वैसे तो देखा जाए दोनों सेपरेट रहेंगे, लेकिन क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा मिक्सचर, और जो भी मिक्सचर होगा उसका जो टेम्परेचर आएगा उसको अपन टी कंसीडर कर लेते हैं, टी। तो ये फाइनल टेम्परेचर जो आया वो टी आ गया। ओके, इसका मास आप चाहें तो M1 ले सकते हो या M वाटर ले सकते हो, और इसका मास जो है M ऑयल ले सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो M1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। M1 M2 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो मैं बोलूंगा कि इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 था, तो फाइनल टेम्परेचर इसका क्या हो गया, T। और इसका टेम्परेचर T2 था, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, T। मतलब दोनों का ही फाइनल टेम्परेचर T हो गया। तो मैं बोल लूंगा कि यहां से यहां तक जो चेंज ऑफ हीट था वो Q1 था, और यहां से यहां तक जो चेंज ऑफ हीट था वो Q2 था। तो बेटा देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा Q टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मिक्सचर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर डेल्टा क्यू जो आना चाहिए वो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 आना चाहिए, और एक ने जितना दिया दूसरा उतना ही खाएगा, मतलब टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इज 0। समझ में आया? ओके, तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट के लिए M1 SW, और फाइनल टेम्परेचर इज T, इनिशियल टेम्परेचर इज T1 प्लस M2 S ऑयल, और फाइनल टेम्परेचर T और इनिशियल टेम्परेचर इज T1 इज इक्वल टू 0। आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो T फाइंड करना है ना। तो M1 SW प्लस M2 S नॉट into T, that will be equal to, या बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरी तरफ, M1 SW T1 प्लस M2 SO T2। ओके, आंसर आ गया, M1 SW T1 प्लस M2 SW सॉरी SO T2 डिवाइड बाय M1 SW प्लस M2 S नॉट। ये आ गया आंसर। समझ पाए? यस दोस्तों, तो ये तो एक एग्जाम्पल है। ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो जैसे ही आपने लॉ लिखा ना, स्टेटमेंट लिखा है, तो स्टेटमेंट में यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो उसके नीचे। इससे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लिक्विड्स को मिक्स करो, आप बहुत सारे लिक्विड्स को भी मिक्स कर सकते हो। सेम ही लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, Sir, can you scroll up once? यस बेटा, या यू कैन राइट फ्रॉम हियर। समझ पा रहे हो ना?
फर्स्ट में जो हीट दी वो सेकंड वाले ने एब्जॉर्ब कर ली, तो टोटल चेंज इन हीट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मतलब बाहर कोई भी हीट नहीं निकल पाई। आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला वाटर लिया, दूसरा वाला ऑयल लिया। फर्स्ट वाले का मास m1, दूसरे वाले का m2, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, और ये वाटर की स्पेसिफिक हीट और ये ऑयल की स्पेसिफिक हीट। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो दोनों को जैसे मिक्स करते हो तो फाइनली क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी और फाइनल टेम्परेचर आपको T मिलेगा। ठीक है, तो मान लिया कि फर्स्ट वाले ने Q1 हीट दी और दूसरे वाले ने Q2 हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो आप लिखोगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ बेटा बोलो। So here T1 is greater than T2 यहाँ पे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है T2 इज ग्रेटर देन T1, बट ये पक्का है कि फाइनल टेम्परेचर T जो आ रहा है वो T1 और T2 दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, Yes, yes. तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, M1 SW T माइनस T1 और M2 S नॉट T माइनस T1। वेट, एक चीज गलत लिख ली, यहाँ पर T माइनस T2 आना चाहिए, है ना, या अभी ठीक है। तो बेटा इन दोनों में से एक चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी, है ना, इन दोनों में से एक चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में से देखो T माइनस T1 एंड T माइनस T2 है, तो एक तो T से बड़ा है पर दूसरा वाला T से छोटा है, तो इस कंडीशन में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। ये एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, नोट हो जाए तो बेटा बोल देना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन। तो बेटा आप बोल सकते हो कि हेंस, यहाँ पर आप स्टार करके लिख सकते हो कि 1 2 और 3, और यहाँ इन सबको मिला दिया, तो बेटा इसका मास m1 m2 m3 इन तीनों को आपने मिक्स किया। ठीक है, इसका मास इसका टेम्परेचर T1, इसका T2 और इसका T3, स्पेसिफिक हीट S1 S2 S3। तो जैसे ही आप इन सबको मिक्स करते हो तो फाइनल टेम्परेचर मैंने T बोल दिया, तो ऐसे में आप क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो M1 S1 T माइनस T1, M2 S2 T माइनस T2 प्लस M3 S3 T माइनस T3 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको फाइनल आंसर मिल जाता है ना, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3 आंसर। ठीक है ना, चलिए, तो जो मैं एग्जांपल आपको पूछना चाहता था वो ये रहा। मैंने यहाँ पर ले लिया कोई लिक्विड, ठीक है, और इसका मास है 100 ग्राम, इसका टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस गिवन है, और इसकी स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है 1.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मिक्स किया दूसरे लिक्विड में जिसका मास जो है वो 300 ग्राम है, उसका टेम्परेचर जो है बेटा वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसकी स्पेसिफिक हीट की यदि हम बात करें तो बेटा 0.8 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बेटा फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अभी करना है, फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपर पार्ट, ये रहा अपर पार्ट। यस बच्चों, जिसका भी आंसर आ जाए चैट में डाल दीजिए आंसर। तो आपने बोला कि ठीक है, इसको भी और इसको भी दोनों को मिक्स कर दिया ऐसे, तो फाइनल जो भी बनेगा उसका टेम्परेचर T ले लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पर लेट्स से Q1 और यहाँ पर Q2 हीट एक्सचेंज हुई, तो अपन बोलेंगे डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, दोनों का सम 0 लिखना है आपको। अब क्या, तो आप फर्स्ट वाले की देखें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 100 इंटू 1.2 ms डेल्टा टी है ना, तो T माइनस T1 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस दूसरे वाले की लिखे तो 300 इंटू 0.8 इंटू T माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, आंसर लाओ, ठीक है ना। 120T माइनस 120 इंटू 80 प्लस 240T माइनस 240 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव टर्म एक साथ तो 360T इज इक्वल्स टू 9600 प्लस ये कितना है 4800, तो ये T है, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओवर, फिनिश, खत्म। सर व्हाट इज द ओके आंसर? दोस्तों, बस ये इन दोनों को ऐड कर लो, एक 0 तो डायरेक्टली उड़ा लो, सर 40 है 40। ठीक है। ओवर। ओके दोस्तों, खत्म हो गया। लीव आओ। सर हम्म, सर वो मैंने आपको एक फोटो भेजा था, आप वो देख सकते हो, फॉर्मूला राइट है तो आपने लिखा था क्लास में, लेकिन एक क्वेश्चन में चेंज कर दिया था फिर बीच में। सर कैन यू प्लीज शो द क्वेश्चन ऊपर? वेट एक मिनट Sir, बेटा, ये, हाँ बेटा बोलो। sir, the temperature formula we derived by example water and oil. Can we use it over here? हाँ बेटा, यूज कर सकते हो, है ना, यूज कर सकते हो। या बेटा, अभी हर्षिल या क्या क्वेश्चन पूछा था आपने, सर ये कौन सा वाला फॉर्मूला बेटा? सर जो दोनों है, पावर वाला और जो वो F, हाँ तो ये ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? सर 2 नहीं आएगा ना, D आएगा ना ऊपर। अरे नहीं नहीं, रुको, ये मिरर के साथ था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऑप्टिक्स वाला ना बेटा, ये लेंस के हाँ लिए बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, यस यस। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? मैं बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे 2 लिखाया था, लेकिन नीचे एक हाँ क्वेश्चन आपने कराया था, उसमें आपने 1/f1 1/f2 माइनस D अपॉन F1 F2 लिख दिया था, एंड फिर आंसर सही आ रहा हाँ हाँ, एक्चुअली बेटा यहाँ डी आएगा, है ना, यहाँ डी आएगा। था। अच्छा क्या ठीक है। यहाँ पर 2 की जगह डी आएगा, है ना, मैंने 2 लिख दोनों दिया ना? क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, यस यस। बेटा उसको चेंज करना पड़ेगा, वहां पर डी आएगा, ठीक है ना, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन F1 F2, वही सही है, ठीक अच्छा है। ओके सर, ओके सर, तो ग्रुप में मैं डाल दूँ ताकि दूसरे हाँ लोग भी। तुम ग्रुप में डाल दो बेटा, बिल्कुल सही ओके रहेगा, सर, ठीक है। ओके ओके। ये सर मैंने दोनों फॉर्मूला फॉर्मूला है ना? लिखवाया तब तो डी लिखा होगा ना, कि यही लिखा था यहाँ पर, यही नहीं फॉर्मूला नहीं में लिखा हमने। सर, यही वही है, स्क्रीनशॉट है उसका। ओके ओके ओके, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये मिस्टेक कैसे हो गई? ओके ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ओके। मैं खुद भी लिख लेता हूँ, है ना। यस सर। Sir, यस बेटा बोलिए। sir, the sum we did before calorimetry, there we just found temperature. We have to find pressure also according to question. हाँ बेटा, तो प्रेशर तो आप उसके बाद पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से फाइंड कर सकते हैं ना। Yes, sir, but यस, we have to find that, right? क्या, यस यू Pressure हैव टू also. फाइंड, यस बेटा, यू हैव टू फाइंड प्रेशर आल्सो यूजिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ओके Okay, sir. Thank you. ओके बच्चों, यू कैन लीव।